हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज देखेंगे इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सीडीएस 2019 के लिए। दिन कितने बचे हैं हमारे पास? लगभग 45 दिन बचे हैं। बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है अगर आपने इंग्लिश में स्कोर करना है कितना, 60 टू 75। और इतना आपको टारगेट करना ही पड़ेगा अगर आप इजिली सीडीएस का पेपर क्लियर करना चाहते हो। दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है कि लोग जीके से बहुत ज्यादा डरते हैं, और जिन्होंने आईएमए के लिए भरा होता है वो मैथ से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो मैथ में 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो जीके में 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं सीडीएस के पेपर में। लेकिन जो इंग्लिश का पेपर है इसमें 60 टू 75 स्कोर किया जा सकता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इंग्लिश में 60 टू 75 स्कोर करते हैं। तो यही अगर ये पोर्शन आपका वीक है तो आपके लिए सीडीएस क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। तो आपने क्या करना है, बहुत लोग जीके की तरफ इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो इंग्लिश पर ध्यान ही नहीं दे पाते। लेकिन ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से थोड़ी सी मेहनत करके भी बंदा ज्यादा मार्क्स फैच आउट करके ला सकता है। और कितने ला सकता है? 60 से 75 के बीच। अब आप देखेंगे, इवन मैंने भी बहुत ज्यादा नोटिस किया है, जिनकी तो इंग्लिश स्ट्रांग होगी वो तो बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। नहीं तो कुछ लोग तो जो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ही क्वेश्चन जैसे ले लो, तो वो उन सेंटेंस को इतना ज्यादा डीप में पढ़ते रहते हैं कि उनके पास 2 घंटे होते हैं 120 क्वेश्चन के लिए इंग्लिश के, लेकिन वो लास्ट में कहते हैं कि मेरे पास टाइम कम पड़ गया। उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम, ये इसमें तो लोग ज्यादातर तुक्के ही मार के आते हैं, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं होती, जिनका वो कैब जिनकी स्ट्रांग नहीं होती। तो हमने इन सभी पोर्शन पर बराबर ध्यान देना है। अगर इन सभी पोर्शन पर हम बराबर ध्यान देंगे तो हम 60 टू 75 मार्क्स तो इसी में से निकाल लेंगे। तो इससे क्या होगा, 60 टू 75 मार्क्स अगर हम इंग्लिश में लेके आ रहे हैं, तो अगर हम जीके में 25 से 30 भी ला रहे हैं, 25 से 30 भी लाएंगे तो क्या होगा, हम ओटीए क्लियर कर सकते हैं। ओटीए क्लियर कर सकते हैं। और अगर 40 से 50 आगे मैथ में तो आईएमए भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर इजीली आईएमए और ओटीए की कट ऑफ क्लियर करनी है तो आपके लिए जो इंग्लिश का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। इसलिए हम देखेंगे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, क्योंकि 60 टू 75 मार्क्स हमने टारगेट करने हैं। और इंग्लिश पर भी आपने उतना ही ध्यान देना है जितना आप जीके पर देते हो। हाँ, जीके की कट ऑफ क्लियर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को, लेकिन आपने उसकी कट ऑफ के चक्कर में ये नहीं करना कि इंग्लिश में आपके 40 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं। अब आपके इंग्लिश में अगर 50 नंबर आ रहे हैं तो आप देखिए, अगर आपने ओटीए क्लियर करना है तो आपको जीके में भी 45 से 50 लाने होंगे, और ये कितना मुश्किल हो जाता है। अगर आप 60 से 70 मार्क्स इंग्लिश में नहीं ला पा रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा ये। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश की प्रेपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और इंग्लिश का पेपर आता भी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इतना स्कोर कर सकते हो। अगर आप 2018 का नवंबर वाला पेपर सॉल्व करोगे तो आप उसमें से उसका पैटर्न देखिए कि कितने सिंपल क्वेश्चन थे। अगर बंदे के ग्रामर क्लियर थी, बेसिक्स क्लियर थे, तो वो आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। 100 क्वेश्चंस तो इजीली अटेम्प्ट किए जा सकते थे उस पेपर में। हाँ, वो कैब के कुछ क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब्स के कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि जिसमें अटेम्प्ट करने में दिक्कत आ रही हो, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल पेपर आप अगर ग्रामर का पोर्शन ठीक है तो क्लियर कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं कि इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अब देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट जो सीडीएस का पेपर हुआ है उसमें, किस पार्ट में कितनी वेटेज थी। तो ओवरऑल उसको ध्यान में रखते हुए हमें किस पार्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। हर आदमी का एक पर्सनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। कुछ लोगों का ग्रामर पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ का वोकैब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपने अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि उसमें से मार्क नहीं कटने देने, और जो आपके वीक पॉइंट्स है इंग्लिश के उस पर इतनी मेहनत करनी है कि कम से कम जितने लोग एवरेज नंबर लेते हैं उन पार्ट में से कम उतने नंबर लाने हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपके 60 से 70 मार्क्स इंग्लिश में आएंगे ही आएंगे। अब क्वेश्चन कितने आए थे? रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम नरेशन कहते हैं, इसके क्वेश्चन थे 6 क्वेश्चन। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स आए थे ये 10 आए थे। और ये जो 10 फिल इन द ब्लैंक्स थे ना, ये ज्यादातर जो थे प्रेपोजिशन पे बेस्ड थे या फ्रेजल वर्ब्स पे बेस्ड थे। फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन, क्योंकि हर वर्ड के साथ एक डेफिनेट प्रेपोजिशन लगती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ एक ही प्रेपोजिशन लगती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एक से ज्यादा प्रेपोजिशन लगती है। तो प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पे ये 10 क्वेश्चन थे, और ये फिल इन द ब्लैंक ज्यादातर प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब पे ही घुमा फिरा के आते हैं। अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, सीडीएस के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं, तो 2 टॉपिक्स ग्रामर के कतई किसी भी हालत में नहीं छोड़ने, वो है प्रेपोजिशन और दूसरा है फ्रेजल वर्ब। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें लर्न ही करनी होती है, जैसे कांग्रेचुलेट के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन आती है वो आती है ऑन। कांग्रेचुलेट के साथ प्रीपोजिशन आती है ऑन, कांग्रेचुलेट ऑन योर सक्सेस। तो अब क्या होता है कि कुछ वर्ड्स के साथ कोई एक ही प्रीपोजिशन आती है, वो हमें लर्न ही करनी होती है। तो जब भी आप किसी भी ग्रामर की बुक को फॉलो करो, उसमें साथ में कोई प्रीपोजिशन आए कि इस वर्ड के साथ ये प्रीपोजिशन लगेगी, तो आपने क्या करना है, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन लगनी है उसको याद रखना है। अब ये रूल्स ही होते हैं, इसको आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये कुछ वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन लगती है ये आपको याद ही करने होंगे कि किस वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन। इसलिए आपको फ्रेजल वर्ब प्रेपोजिशन ये याद रखने होंगे, किस वर्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है ये आपने याद रखना होगा। और जो फ्रेजल वर्ब के मीनिंग होते हैं ना, हर एक के अलग अलग होते हैं, जैसे गेट डाउन, गेट ओवर, ये सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब के आपने मीनिंग्स देखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीडीएस में बहुत ज्यादा काम आएगा। अगर आप फ्रेजल वर्ब प्रेपोजिशन कर लोगे मतलब कि आपने सीडीएस के पेपर के इंग्लिश के 15 से 20 क्वेश्चन डन कर दिए हैं, डन।
15 से 20 क्वेश्चन सीडीएस का पेपर उठा लो तो किस पे बेस्ड होते हैं, या तो प्रेपोजिशन पे बेस्ड होते हैं, तो या फिर किस पे बेस्ड होते हैं, फ्रेजल वर्ब पे। इसके अलावा जब आप कोई ग्रामर की बुक फॉलो करोगे ना तो आपको टेबल मिल जाएगा कि यहाँ पे इस वर्ड के साथ ये प्रेपोजिशन लगती है, तो आप क्या करोगे कि उसको इग्नोर कर जाओगे कि यार ये वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन वाला जो झमेला है इसको कौन याद रखे। आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको उनमें से इंपॉर्टेंट वर्ड चुनने होंगे और देखना होगा उसके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगती है, तभी आप सीडीएस में अच्छे स्कोर कर सकते हो। आगे देखते हैं, सिनोनिम से क्वेश्चन आए 10, वॉइस से क्वेश्चन आए 5, स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आए 10। अब देखिए ये भी ग्रामर का पार्ट है, ये भी ग्रामर का पार्ट है, ये वोकैबुलरी होगी, ये भी ग्रामर है, ये भी ग्रामर है। आगे देखते हैं कि बाकी क्वेश्चन कहां से आए। इसके अलावा क्लोज कॉम्प्रीहेंशन से आए 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन, 2 कॉम्प्रीहेंशन दिए हुए थे, एक कॉम्प्रीहेंशन के 8 क्वेश्चन थे और एक के थे 7 क्वेश्चन। अब ये तभी हो सकता है जब भी आपने कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना है ना, सबसे पहले क्या करना है, पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है। बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स तो साथ दे दिए हैं, लेकिन आपने पहला जो है टिक नहीं करना तब तक जब तक आप एक बार गो थ्रू नहीं कर लेते पूरे कॉम्प्रीहेंशन से। पहले तो कॉम्प्रीहेंशन पूरा पढ़ना है, उसकी सेंस समझनी है कि वो जो सेंस किस सेंस में कॉम्प्रीहेंशन है, नेगेटिव सेंस है उस कॉम्प्रीहेंशन की, पॉजिटिव सेंस है, क्या चल क्या रहा है। अगर आप पहले कॉम्प्रीहेंशन पूरा पढ़ोगे तो आपके आधे से ज्यादा जो है वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे क्लोज कॉम्प्रीहेंशन में जो पहला दिखा उस पर टिक लगा दिया, अच्छा ये होगा, दूसरा दिखा टिक लगा दिया ये होगा, तो आपके काफी जो है कॉम्प्रीहेंशन में सेंटेंसेस गलत होने वाले हैं। सबसे पहले पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, उसकी सेंस समझनी है, उसके बाद सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चन आए थे 15, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। आगे देखते हैं, एंटोनिम के 11 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस के 5 क्वेश्चन और सिनोनिम के हमने क्वेश्चन देखे थे 10, यानी कि 26 क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड थे, जिसके अगर आपको मतलब पता हो तो आप कर सकते हैं 26 क्वेश्चन। अच्छी बात यह थी कि जो एंटोनिम सिनोनिम पूछे थे वो एक सेंटेंस देकर पूछे थे, सेंटेंस का यूज किया हुआ था, तो इससे आपको हेल्प मिल सकती थी सिनोनिम एंटोनिम भी अटेम्प्ट करने में। सिनोनिम एक पूरा सेंटेंस दिया था, उसमें से एक वर्ड का जो था उन्होंने ऑपोजिट मीनिंग और सिमिलर मीनिंग पूछा था, तो आप ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप सेंटेंस की भावनाओं को समझे, सेंटेंस का अर्थ समझे, तो आप सिनोनिम एंटोनिम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। इसके अलावा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये 10 क्वेश्चन थे सिर्फ। इसमें क्या था, एक स्टार्टिंग वाला सेंटेंस दे रखा था, एक लास्ट सेंटेंस दे रखा था, बीच में PQRS था, तो ये 4 सेंटेंस को अरेंज करना था। अगर आपको ऐसे सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप ऑप्शन से जा सकते हैं, 4 ही ऑप्शन होती है, ऑप्शन से जाइए। क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस तो दिया है, एक सीक्वेंस बनानी है, और इस तरह के जो पार्ट होता है इसमें तो मार्क कटना ही नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, ये जो 4-4 सेंटेंस दिए होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप ऑप्शन से जाइए। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि बाकी क्या क्या आया था इस बार का जो सीडीएस का पेपर हुआ। इसके अलावा आए थे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, 20 क्वेश्चन थे, सबसे ज्यादा सिंपल पार्ट यही था। आपको क्या दिया हुआ था, एक सेंटेंस दिया था, सिर्फ एक सेंटेंस, और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था और उसको ऑर्डर करना था। ये ऐसे पार्ट्स हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, जो 20 क्वेश्चन है, ये सब ठीक कर सकते हैं। अगर इनमें से भी आप गलती करोगे तो आप सीडीएस में अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 20 में से 20 ठीक होते हैं। अब आगे पैसेज, 4 पैसेज आए थे, 4 पैसेज, 2 पैसेज ऐसे थे जिसके 5-5 क्वेश्चन थे और 2 पैसेज ऐसे थे जिसके 4-4 क्वेश्चन थे। अब क्या करते हैं लोग कि पैसेज को पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सिर्फ एक रीड देनी है और उसका मतलब समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन पे जाना है, और जो क्वेश्चन में वर्ड्स पूछे हैं दोबारा पैसेज में जाके उस लाइन को एक बार पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ना तो ये करना है कि सीधा क्वेश्चन पे जाना है, सबसे पहले एक बार पूरा पैसेज पढ़ना है। ये आपकी जो है रीडिंग स्किल्स होती है। अगर आप रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इस चीज को जल्दी पढ़ लोगे, ग्रैब करोगे, नहीं तो आप एक एक लाइन का मतलब समझते रह जाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस वजह से जो न्यूज़पेपर पढ़ना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करता है। आप 7 लाइनों का पैसेज है, वो सिर्फ 20 सेकंड में, 30 सेकंड में पढ़ सकते हो, उसका मतलब समझ सकते हो, और इन 18 क्वेश्चन का आराम से जवाब दे सकते हो। इस वजह से जो हमारे पास 45 दिन रह गए हैं, आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। रोज न्यूज़पेपर पढ़िए, चाहे 20 से 25 मिनट पढ़िए। उसमें से क्या होगा, आपको वोकैबुलरी देखने को मिलेगी, आपको सेंटेंस का रीअरेंजमेंट का पता चलेगा, आपको पता चलेगा किस वर्ड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है। सिर्फ 20 से 25 मिनट देने हैं दिन में, 45 दिन तक, तो आप देखेंगे कि आपकी वोकैबुलरी में, आपकी रीडिंग स्किल्स में कितना इंप्रूवमेंट होता है। अगर तो आपका इंग्लिश का बिल्कुल बेस क्लियर नहीं है तो आप इन 2 में से कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। एक तो है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एसपी बख्शी की, एसपी बख्शी जी की है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये है अरिहंत पब्लिकेशन की, अरिहंत, इसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर कर सकते हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की बुक है। इसमें से जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक है ना, इसके ज्यादा पेजेस नहीं है, तो अभी आपके पास 45 दिन बचे हैं। तो अगर आप शुरू से भी करें ना तो इस बुक को 30 दिन के अंदर अंदर आराम से खत्म कर सकते हैं। दिन का कुछ टाइम देके, 1-1.5-2 घंटा भी देंगे इंग्लिश को, तो ये बुक खत्म की जा सकती है 30 दिनों के अंदर। तो इस तरह से ये 2 बुक्स फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हमने इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी देखनी हो, हर पोर्शन में हमको किस चीज का ध्यान रखना है, वो डिस्कस करते हैं। अब अगर आपके बेसिक क्लियर है इंग्लिश के, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। अगर रोज की इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करोगे तो आपके 60 से 70 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपका इंग्लिश का बेसिक क्लियर है तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके मार्क्स जो है बढ़ते हैं। अगर आप आज 60 मार्क्स ले रहे हो और लगातार प्रैक्टिस करोगे, 30 से 40 दिन दोगे, तो वो 60 मार्क्स को आप 70-75 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वजह से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना जिन लोगों की इंग्लिश जो है स्ट्रॉन्ग है। आगे देखते हैं क्या है, रिपोर्टेड स्पीच और वॉइस।
आपने पहले दिन जो क्या करना है, सिर्फ वॉइस और नरेशन करनी है, वॉइस और नरेशन के रूल्स देखने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा, इससे होगा कि आपके 10 से 12 जो है वो डन हो जाएंगे क्वेश्चन। 10 से 12 क्वेश्चन डन हो गए, यानी कि 1/10 पार्ट जो है आपके पेपर का खत्म हो गया पहले ही दिन। क्या करना है, सिर्फ वॉइस के रूल्स देखने हैं और नरेशन देखने हैं। इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, अगर फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से करने हैं तो ग्रामर का पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, खासकर प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब। ये दो पोर्शन आपने ध्यान रखना है। अगर इन दो पोर्शन पे ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि आपको जो है काफी कॉन्फिडेंस आएगा जब आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करोगे। और आप पिछला पेपर उठा के देख लीजिए, अगर आपको प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब के यूज आते होते, इनके एप्लीकेशन आती, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। आगे देखते हैं अब सिनोनिम कैसे करने हैं। अब ये जो सिनोनिम है, आपने क्या करना है, 45 दिन रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, सिर्फ 20 से 25 मिनट। मैंने आपको बताया है 20 से 25 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है सिर्फ। उसमें जो वर्ड्स के मतलब हैं उनको समझना है। जो हिंदू पेपर उठा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस उठा लीजिए, आपका जीके के लिए भी बेनिफिशियल होगा। आप कोई भी एक आर्टिकल चाहे पढ़ लीजिए, कोई एक हिंदू का पेज पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ लीजिए, लेकिन उस पेपर में जितने वर्ड्स आपको मतलब नहीं पता, वो आपने उनका मतलब ढूंढना है। अगर तो आप सेंटेंस पढ़ते हैं, कई वर्ड्स का मतलब आपको क्लियर हो जाता है, तो आपको सीडीएस भी तो ऐसे ही पूछता है, सेंटेंस देगा, उसमें एक वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम पूछेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। न्यूज़पेपर को पढ़िए, जितना ज्यादा हो सकता है पढ़िए। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो सिर्फ चाहे एक पेज पढ़ लीजिए न्यूज़पेपर का, वो भी काफी सफिशिएंट रहेगा। अगर ये नहीं करना तो प्रीवियस ईयर सीडीएस के सिनोनिम एंटोनिम देखिए, उनकी एक एक ऑप्शन का मतलब देखिए, पिछले सिनोनिम एंटोनिम सॉल्व कीजिए, उनके जो सिनोनिम एंटोनिम पढ़िए। अगर कोई भी वर्ड है तो उसके कितने ही ज्यादा सिनोनिम और एंटोनिम हो सकते हैं, वो सारे पढ़िए। अगर आपने सीडीएस के प्रीवियस पेपर करने हैं तो इस तरह से कीजिए। आगे आएगा स्पॉटिंग एरर। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है कि एसएससी सीजीएल टीयर 2 एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालिए, पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगी। उसमें क्या करना है, उसमें जो स्पॉट दी एरर आ चुके हैं ना, जो पिछले 5 सालों में आए हैं, एटलीस्ट वो करने हैं। और साथ में क्या करना है, जो सीडीएस के प्रीवियस पेपर में आए हैं स्पॉटिंग एरर, वो करने हैं। अगर आप इतना भी कर लेते हो, लेकिन आपने करने अच्छे से है, उन सबका रूल्स समझना है। उसके पीछे सीधे सीधे सेंटेंस नहीं रिपीट होंगे, लेकिन वो रूल रिपीट होगा। वो रूल आपने जो है कैप्चर करना है कि क्या कहना चाहता है। सीडीएस के पुराने पेपर करने हैं, और उसके अलावा क्या करना है, एसएससी सीजीएल के पिछले 5 साल के टीयर 2 के पेपर इंग्लिश के करने हैं, जिसमें स्पॉटिंग एरर आ रखे हैं। तो आपका स्पॉटिंग एरर जो है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इतना करने के बाद आप कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं। आगे देखते हैं कि बाकियों के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। क्लोज कॉम्प्रिहेंशन। क्लोज कॉम्प्रिहेंशन की सबसे बढ़िया टेक्निक यही होती है, पहले पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है। इसके अलावा इसमें भी जो वर्ड यूज होते हैं, प्रेपोजिशन का, टेंसेस का यूज होगा। प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब और टेंसेस, इनका यूज करके ही ये कॉम्प्रिहेंशन जो है सॉल्व किए जाते हैं। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में जो आपको वर्ड्स देगा ना, उसमें ये कंफ्यूज करेगा कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। उस चक्कर में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आपके टेंसेस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। इसके अलावा एंटोनिम के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी आपने जो है फॉलो करनी है, जो मैंने आपको बताई है सिनोनिम के लिए। आगे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इसकी सिर्फ अगर आप सीडीएस के पुराने पेपर भी कर लेना तो सफिशिएंट है। आपने क्या करना है, अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो ऑप्शन से जाओ, 4 ही ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन से जाओ। 4 में से 2 ऑप्शन तो आपका पहला सेंटेंस पढ़ते ही आप खत्म कर दोगे। जैसे 4 ऑप्शन होगी, उनमें से 2 ऑप्शन तो ऐसी होगी कि अगर पहले सेंटेंस के साथ उसको लिंक करोगे तो आप कहोगे नहीं, ये तो सेंटेंस बन ही नहीं रहा। तो आप ऑप्शन से जा सकते हो। इससे क्या होगा, लेकिन आपने जल्दी जाना, क्योंकि आपके पास 2 घंटे का टाइम है। आपको जो टाइम ज्यादा लगने वाला है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में ज्यादा टाइम लगता है, इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन में लगता है और पैसेज में लगता है। ये 3 ही चीजें जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, नहीं तो बाकी जो पेपर है वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। आगे आएंगे इडियम एंड फ्रेजेस। अब ये जो इडियम एंड फ्रेजेस है ना, इसमें अगर दिमाग को खोल के रखो फिर भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने देखने भी है इडियम एंड फ्रेजेस, तो आप क्या करो, जो एफकैट में पुराने इडियम एंड फ्रेजेस आए हैं ना, एफकैट में इडियम फ्रेजेस पुराने आए हैं, या एसएससी में जो इडियम एंड फ्रेजेस पुराने आए हैं, उनको कीजिए। सीडीएस वाले मत कीजिए। एफकैट और एसएससी में जो इडियम एंड फ्रेजेस पुराने आए हैं वो करने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी इडियम फ्रेजेस की तैयारी अच्छे से आ जाएगी। जो इडियम फ्रेजेस होते हैं ना, उसमें क्या होगा कि आप अगर सेंटेंस का मतलब भी जानते हो, मतलब भी समझ जाए, तो इडियम एंड फ्रेजेस सॉल्व किए जा सकते हैं। इडियम फ्रेजेस सॉल्व करते हुए डरना नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा। आप अगर उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे तो फिर भी इडियम फ्रेजेस जो है अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ सेंटेंस है, इसमें तो आप में से किसी का एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सेंटेंस को पढ़ते ही आपको आंसर इसका मिल जाएगा। इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहे कोई तो कर सकता है। तो इतना ज्यादा दिक्कत वाला ये पोर्शन नहीं है। पैसेज का मैंने आपको बताया है कि रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आपका क्या होगा, रोज का रोज पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो जब आपको पैसेज दिखेगा 7-8 लाइन का, तो आप उसको 20 से 30 सेकंड में पढ़ लेंगे और उसका मतलब भी देख पाएंगे। नहीं तो क्या होता है, वहां पर आप पहले एक लाइन पढ़ते हो, इसका मतलब समझते हो, इसमें आपकी जो है गाड़ी छूट जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो 4 पैसेजेस आते हैं जैसे, तो ये 4 पैसेजेस में आप फुल मार्क्स ले सकते हो, तभी ले सकते हो अगर आपकी रीडिंग हैबिट जो है अच्छी होगी। आपने पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, उसके बाद क्वेश्चंस पर जाना है। सीधा क्वेश्चंस पे नहीं जाना। ये भी नहीं है कि एक लाइन पढ़ी फिर एक क्वेश्चन किया, फिर एक लाइन पढ़ी एक क्वेश्चन किया, या पहले क्वेश्चन में जो वर्ड लिखा है वो वर्ड ढूंढना शुरू कर दिया। ये काम नहीं करने। पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, उसकी सेंस समझनी है, उसके बाद क्वेश्चन पे जाना है। अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो दोबारा पैसेज को रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने 4 पैसेजेस देखने हैं। और ग्रामर की बुक मैंने आपको बता दी है
कि अगर आपने बुक फॉलो करनी है तो इन दोनों में से कोई भी ग्रामर की बुक फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो जो स्ट्रेटेजी थी, जो जो डाउट थे, मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की कि कैसे तैयारी करनी है। तो चलिए विराम लेते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तैयारी करते रहिए। जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, आपने क्या करना है, नेवर गिव अप। आपको मेहनत करते रहना है, गिव अप नहीं करना, क्योंकि ऑफिसर का यही होता है, ना वो नर्वस होता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है, ना वो नर्वस होता है, उसमें डिसीजन मेकिंग होती है, वो कभी भी घबराता नहीं है। इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपके जो वीक पॉइंट्स है उसके लिए तैयारी करनी है। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।